हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज इस वीडियो में हम जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल है इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। इस एग्रीमेंट का एम है कि बायलैटरल ट्रेड को इंडिया और यूके के मध्य 2030 तक डबल करना है। आगे जानते हैं टॉप स्कीम के बारे में। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, यह मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की स्कीम है जो 2014 में शुरू हुई थी। इसके तहत इंडिया के टॉप एथलीट्स को असिस्टेंट दिया जाता है ओलंपिक खेलों के लिए, और यह असिस्टेंट फॉरेन ट्रेनिंग, इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करके, कोचिंग कैंप्स के माध्यम से और साथ ही 50,000 रुपये मंथली का स्टाइपेंड दे के प्रोवाइड किया जाता है। टॉप स्कीम के अंतर्गत ही है मिशन ओलंपिक सेल। ये एक डेडिकेटेड बॉडी है जो एथलीट्स को असिस्ट करती है। इसके चेयरमैन स्पोर्ट्स अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल होते हैं। आगे है सारा, सब एक्यूट रिमिनल एसिडोसिस। काऊ या गाय में होने वाला रोग है। एक तरह की पशुओं की डायबिटीज है ये सुगरी फूड या मीठा खाने से होता है। इसमें पेट में एसिडिटी लाइक सिम्टम्स सामने आते हैं। आगे आता है एशियन क्लियरिंग यूनियन। इसे 1974 में एस्टैब्लिश किया गया था अंडर यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। एशिया क्लियरिंग यूनियन का एम है पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के बीच ट्रेड बढ़ाना और दो कंट्रीज के मध्य पेमेंट सिस्टम या ट्रांजैक्शन को आसान बनाना। इसका हेडक्वार्टर तेहरान, ईरान में है और इसकी मेंबर कंट्रीज हैं इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, ईरान और मालदीव। अगला आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। इसे रिलीज करता है हेनले एंड पार्टनर्स। ये इसे 2005 से रिलीज कर रहे हैं। ये लंदन बेस्ड एक एडवाइजरी फर्म है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फर्स्ट रैंक है जापान एंड सिंगापुर की। इन दोनों कंट्रीज के ही नागरिक 192 कंट्रीज में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें इंडिया की रैंक है 83rd। इंडिया के साथ साओ टोमे की भी रैंक 83rd है जो एक अफ्रीकन कंट्री है। तो इंडिया के व्यक्ति 60 डेस्टिनेशन या कंट्रीज में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। अब इस महीने कथक न्यूज़ में था, लोक अदालत न्यूज़ में थी, साउथ चाइना सी न्यूज़ में था और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स भी न्यूज़ में था। इन सभी को हम पहले ही सेपरेट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आगे जानते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में। ये 2015 में शुरू किया गया था। इस मिशन का एम है कि नेशनल एकेडमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स को 70 हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर्स की ग्रिड से कनेक्ट करना है। इसी के तहत अब 4 नए सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किए गए हैं, आईआईटी हैदराबाद में, आईआईटी कानपुर में, सीडेक बेंगलोर में और नाबी मोहाली में। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक तथा सीडेक पुणे और आईआईएससी बेंगलोर ने मिलकर डेवलप किया है। आगे है ग्राइम ईटिंग बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो जमी हुई मैल या धूल को खा जाते हैं। तो इसी का यूज़ किया जा रहा है मॉन्यूमेंट्स की क्लीनिंग के लिए। ये जेल के साथ मॉन्यूमेंट्स पर अप्लाई किए जाते हैं और उन पर जमी गंदगी को साफ कर देते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं च्यूडोमोनास टुट्जरी, कॉन 11 बैक्टीरियम, डी सल्फोवाइब्रो आदि। अब हाल ही में जल्लीकट्टू भी न्यूज़ में था जो तमिलनाडु में खेला जाता है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट के बारे में। देखिए, इसे रेगुलेट करता है सेबी। देखिए, यदि आपके पास कोई गोल्ड है तो वो रखा हुआ है, मतलब इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो उसे ही बाहर निकालने के लिए गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दे दिया जाता है। जैसे जैसे गोल्ड के दाम बढ़ते हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के भी दाम बढ़ते हैं। होता क्या है कि आपके पास कोई गोल्ड है तो आप वोल्ट मैनेजर को वो गोल्ड ले जाकर देते हैं। उसके बदले वोल्ट मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट देता है आपको। ये एक इलेक्ट्रॉनिक रिसीट है जिसे स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है। डायरेक्ट आप गोल्ड को तो ट्रेड नहीं करेंगे स्टॉक मार्केट में, इसीलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट दी जाती है ताकि स्टॉक मार्केट में उसे ट्रेड किया जा सके। आगे है गोट हेड योगिनी। ये 10th सेंचुरी का स्टोन आइडल है, मतलब पत्थर की बनी मूर्ति। इसके इतिहास में इसे उत्तर प्रदेश के लोखारी टेम्पल में इंस्टॉल किया गया था। 1980s में अंग्रेज़ों को इसके बारे में पता चला और इसे अंग्रेज़ों ने 1988 में लंदन के आर्ट मार्केट में इस्टेब्लिश कर दिया। लेकिन अब हाल ही में इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लौटाया जा रहा है, इसीलिए यह गोट हेड योगिनी न्यूज़ में थी।
आगे जानते हैं डिजाइन्ड लिंक्ड इंसेंटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो ऐसी 20 कंपनियां जो सेमीकंडक्टर्स को डिज़ाइन और फैसिलिटेट करती हैं, उन कंपनीज या एमएसएमईज को जो भारतीय हैं, उन्हें इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा सेमीकंडक्टर को डेवलप करने के लिए। इसके लिए नोडल एजेंसी होगी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक। सीडैक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव ऑन सेमीकंडक्टर के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है चिप डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, मतलब आपको पूरी अवसंरचना दी जाएगी उसके लिए। दूसरा है प्रोडक्ट डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव, इसमें प्रोडक्ट की डिज़ाइन के लिए 15 करोड़ तक 50% का एक्सपेंडिचर किया जाएगा। तीसरा है डेवलपमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, इसमें 30 करोड़ की लिमिट तक सेल टर्नओवर पर 6 से 4% तक का इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारे इंसेंटिव चिप्स, सेमीकंडक्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आदि जैसे इक्विपमेंट्स के डेवलपमेंट के लिए दिए जाएंगे। आगे आता है चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम। इसकी भी नोडल एजेंसी सीडैक ही है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसमें 85,000 हाई क्वालिटी एंड क्वालिफाइड इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे इन 2 एरियाज में काम कर सकें। पहला है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और दूसरा है EHD, एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन। VLSI में छोटे छोटे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को कंबाइन कर एक चिप तैयार की जाती है। इसके अलावा 175 ASICs, मतलब एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी बनाने हैं। अब इस चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जैसे IITs, NITs, गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उसके अलावा कुछ अन्य स्टार्टअप्स और MSMEs भी। ये सभी लोग इस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे जानते हैं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के बारे में, ONDC। ये इनिशिएटिव है DPIIT का। अब देखिए, बड़ी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनीज है ना, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सभी जब भी कस्टमर इन पर कुछ प्रोडक्ट्स सर्च करता है तो सर्चिंग के रिजल्ट में सबसे पहले ये कुछ गिनी चुनी कंपनियों के प्रोडक्ट ही सामने रखती हैं, जिससे वे उन कंपनीज के प्रोडक्ट से फ़ायदा भी कमाती हैं। इससे नुकसान ये होता है कि MSME या छोटी कंपनियों के प्रोडक्ट पीछे रह जाते हैं। इसी दुविधा को दूर करने के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एक ओपन सोर्स मेथोडोलॉजी है, जिसमें बायर्स और सेलर्स खुद को कनेक्ट कर सकेंगे। ई-कॉमर्स कंपनीज को भी खुद को ONDC से जोड़ना होगा, और इससे कुछ कंपनीज की मोनोपोली कम होगी और MSMEs को भी फ़ायदा होगा। इसमें सर्च रिजल्ट्स में इक्वल रिजल्ट्स आएंगे बिना किसी भेदभाव के। आगे बात करते हैं स्पेसिफिक मैरिज एक्ट 1954 के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया है। ये लीगल प्रोसेस के थ्रू विवाह को अलाउ करता है। ये एक्ट सारे इंडियंस पर, सभी धर्मों पर और NRIs पर भी लागू होता है। लेकिन हाँ, कोर्ट मैरिज या फिर लीगल तरीके से मैरिज करने के पहले उस कपल को उस पर्टिकुलर जिले में 1 से 30 दिन तक रहना अनिवार्य होगा। आगे जानते हैं पर्पल रिवॉल्यूशन के बारे में। ये लेवेंडर फ्लावर की खेती को बढ़ावा देने के लिए है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत CSIR द्वारा चलाया जा रहा है। पर्पल रिवॉल्यूशन अरोमा मिशन का एक रिजल्ट है। खासकर जम्मू एंड कश्मीर में लेवेंडर की खेती को प्रोत्साहित किया जाता है इसमें। अब ये बात याद रखिए कि लेवेंडर ऑयल 10,000 रुपये पर kg की कीमत से भी बिकता है। पर्पल रिवॉल्यूशन के अंतर्गत फ्री सीड्स प्रोवाइड किए जाएंगे या फिर 5 से 6 रुपये पर किलोग्राम के सीड्स भी दिए जाएंगे। आगे है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2022। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा DPIIT के द्वारा दिया जाता है। इसमें फर्स्ट प्राइज को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। याद रखिएगा, नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। ये 2016 से मनाया जा रहा है। आगे है नागालैंड कोहिमा वार सेरेमनी। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सोल्जर्स को डेडिकेटेड है। इस सेरेमनी को UK बेस्ड कॉमनवेल्थ वार ग्रेव्ड कमीशन के द्वारा मनाया जाता है, जो 1917 में स्थापित हुआ था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के सोल्जर्स की याद में काम करता है, मतलब उनके बलिदान को याद रखने के लिए। इस ऑर्गेनाइजेशन के 6 मेंबर्स हैं: यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। अब आगे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट भी न्यूज़ में था।
आर्टिकल 262 के अंतर्गत संसद इसके लिए कानून बना सकती है। अब देखिए, दो प्रावधान है इसमें। रिवर बोर्ड एक्ट 1957 में कहा गया है कि इंटर स्टेट रिवर या रिवर वैली के डेवलपमेंट और रेगुलेशन के लिए रिवर बोर्ड बनाया जा सकता है यदि उसमें स्टेट का कंसर्न हो तो। इसके अलावा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत दोनों स्टेट्स मिलकर एडहॉक ट्रिब्यूनल बना सकते हैं और इस एडहॉक ट्रिब्यूनल का जजमेंट बाध्यकारी होता है। अब बताइए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट कहाँ हुआ था? दावोस, स्विट्जरलैंड में 1971 में बना था यह। आगे आता है यूवीसी डिसइंफेक्टर। यूवीसी रेस के माध्यम से जो 254 नैनोमीटर्स की लाइट होती है, कोरोना वायरस को रोके जाने का प्रयास है। ये CSIR के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जिसे रेलवे स्टेशन पर लगाया जाएगा। आगे है ट्रेड डिफेंस विंग। ये 2016 में सामने आई। ट्रेड डिफेंस विंग भारत से एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज को सपोर्ट करता है ताकि फॉरेन की कंट्रीज उन पर काउंटर वैलिंग ड्यूटीज जैसे कदम न उठा सके। मतलब ये विंग एक्सपोर्ट की गई चीजों को डिफेंड करता है, बताता है कि इसमें डंपिंग नहीं की गई है। आगे आता है क्लाइमेट हजार्ड्स एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया। इसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पुणे द्वारा डेवलप किया गया है। आपदाओं के बारे में बताता है ये एटलस। एटलस के अनुसार सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं वेस्ट बंगाल के साउथ रीजन में 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा पूर्वी मेदिनीपुर में भी आते हैं। अब इसमें ने सर्बिया कंट्री भी न्यूज़ में थी, जो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। आगे जानते हैं बोलार्ड पुल टग बालवीर के बारे में। बालवीर को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में कंक्लूड किया गया। अब इसमें टग क्या होता है? तो ये बड़े शिप्स को पोर्ट तक ले जाने के लिए पुश करने वाले या हेल्प करने वाले कुछ छोटे शिप जैसे होते हैं। अब बालवीर के अलावा वीरन, बलराम और बलराज भी कुछ ऐसे टग्स हैं जिन्हें यूज किया जा रहा है। अब बताइए, पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? आयशा मलिक। बुर्किना फासो कंट्री भी न्यूज में था, जो लैंडलॉक्ड कंट्री है। यहां पर तख्ता पलट हुआ है। यह वेस्टर्न अफ्रीका में है। 0 डिग्री लाइन भी यहां से होकर गुजरती है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की बात करें तो यह हैदराबाद में बना है। संत रामानुजाचार्य का स्टैच्यू है। यह वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा या ऊंचा सिटिंग स्टैच्यू है। आगे बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में। ये जम्मू कश्मीर में होम मिनिस्टर ने लॉन्च किया। 20 जिलों को इसमें नॉमिनेट किया गया। ऐसा इंडेक्स लॉन्च करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी बना है जम्मू कश्मीर। ये इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस का। आगे आता है केरला बर्ड एटलस। ये इंडिया का पहला ऐसा एटलस है। 2015 से 2020 तक का डाटा इसमें दिया गया है और इसमें 361 स्पीसीज का रिकॉर्ड शामिल किया गया। आगे जानते हैं 84 वेपन के बारे में। ये एंटी आर्मर वेपन है जो इंडिया खरीदेगा स्वीडन से। इसका वेट 9 किलोग्राम होगा और इफेक्टिव रेंज 200 मीटर की होगी। आगे है स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसीज। ये छोटे उद्योगों या प्रोजेक्ट्स को एनवायरमेंटल क्लियरेंस देता है। इसके बाद आता है प्यूमा, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में मिलते हैं। ये 28 कंट्रीज में पाए जाते हैं अमेरिका की, और इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण रोल भी निभाते हैं। फेलिडे फैमिली से संबंधित हैं। IUCN की लिस्ट में लीस्ट कंसर्न है। आगे आता है एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन। ये इसकी चौथी कॉन्फ्रेंस थी। इसे होस्ट या ऑर्गेनाइज किया है गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया ने ग्लोबल टाइगर फोरम के साथ मिलकर। इसमें 13 टाइगर रेंज कंट्रीज शामिल हैं। ये 2010 के न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की ओर एक कदम है। टाइगर IUCN की एंडेंजर्ड लिस्ट में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। अब यहाँ पे ग्लोबल टाइगर फोरम की यदि बात करें तो ये 1993 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये एकमात्र अपने तरह का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो टाइगर प्रोटेक्शन के लिए ग्लोबल कैंपेन करता है। इसकी मीटिंग 3 साल में एक बार होती है और इसके चेयरपर्सन का टर्म भी 3 साल का होता है। इसकी मेंबर कंट्रीज में इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, वियतनाम और कंबोडिया है। आगे आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956।
इसमें 2005 में संशोधन भी किया गया था। 1956 का हिंदू सक्सेशन एक्ट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यूस या यहूदियों पर लागू नहीं होता है। ये एक्ट हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन आदि पर लागू होता है। 2005 के अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 6 जोड़ा गया, जिसमें पिता की संपत्ति पर बेटियों का भी अधिकार सुनिश्चित किया गया। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में कहा गया कि वे संपत्ति जो पुरखों की हो, साथ ही साथ पिता द्वारा अर्जित की गई संपत्ति पर भी बेटियों का भी अधिकार होगा। आगे बात करते हैं गरकिन्स या खीरे के बारे में। तो इंडिया खीरे का विश्व में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना है। यह एक्सपोर्ट इंडिया 20 कंट्रीज में करता है। आगे जाते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के बारे में। ये 1895 में फॉर्म हुआ इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेटिव अलायंस है। ये कोऑपरेटिव वर्ल्ड में उपस्थित सभी सहकारी संस्थानों को यूनाइट करता है, रिप्रेजेंट और सर्व भी करता है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस यूनाइटेड नेशन का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इसे इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्फ्रेंस के जनरल कंसल्टेटिव का स्टेटस भी प्राप्त है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। इसके 4 रीजनल ऑफिस अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और एशिया पैसिफिक में उपस्थित है। अब एशिया पैसिफिक की बात करें तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एशिया एंड पैसिफिक ने भारत में नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर पॉलिसी रिकमेंडेशन को लेकर बुक रिलीज की है, जिसका नाम है सहकार प्रज्ञ। सहकार प्रज्ञ बुक के कारण ही यह न्यूज में था। आगे जानते हैं ग्रेट रेजिग्नेशन के बारे में। तो ज्यादातर अमेरिकन्स ने पेंडेमिक्स या कोरोना के कारण अपनी जॉब्स छोड़ दी। मतलब उन्होंने जॉब और लाइफ में लाइफ को ज्यादा महत्व दिया। इसे ही ग्रेट रेजिग्नेशन कहा गया। आगे नुशांत्रा की बात करें। ये नई कैपिटल है इंडोनेशिया की। ये इंडोनेशिया के बोर्नियो आइलैंड में उपस्थित है। आगे जानते हैं सेडिशन लॉ के बारे में। ये सेक्शन 124A में उपस्थित है आईपीसी 1860 के। शुरुआत में आईपीसी में इसे इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन 1870 में इसे आईपीसी में इंक्लूड कर लिया गया। सेडिशन लॉ कहता है कि कोई भी ऐसा कथन जो सरकार के खिलाफ डिफेमेशन करता है या उससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, तो ऐसा बोला गया कथन देशद्रोह माना जाएगा। यह नॉन बेलेबल अपराध होगा और जिसके लिए 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। आगे बात करते हैं अफ्रीकाज फर्स्ट ट्रांसमिशन पीपीपी प्रोजेक्ट के बारे में। तो देखिए हुआ क्या है कि केन्या में पावर ट्रांसमिशन लाइन को डेवलप करने के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन तथा अफ्रीका 50 जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है अफ्रीका का, इन दोनों ने मिलकर एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया है जो ट्रांसमिशन लाइन को डेवलप करेंगे। आगे इंदु मल्होत्रा पैनल न्यूज में क्यों था? तो ये प्रधानमंत्री की पंजाब विजिट में जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी उस मामले की जांच के लिए गठित पैनल है। आगे जानते हैं बार्क के बारे में। ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ये 2010 में बनी एक इंडस्ट्रियल बॉडी है। इसमें विभिन्न इंडस्ट्रीज के स्टेक होल्डर्स होते हैं। देखिए जो भी हम टेलीविज़न देखते हैं उसमें रेटिंग दी जाती है, टीआरपी रेटिंग, टारगेट रेटिंग पॉइंट कहते हैं जिसे। तो बीच में देखा गया कि कुछ चैनल्स इस टीआरपी रेटिंग को मैनिपुलेट कर रहे थे। टीआरपी को मापा जाता है बार ओ मीटर के द्वारा। तो उस पर बार कब काम कर रहा है और बार्क ही टेलीविजन की रेटिंग को निर्धारित करता है। आगे बात करते हैं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 के बारे में। इसे रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इसमें रिस्क के लिए 5 कैटेगरी देखी गई: इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल, जियोपॉलिटिकल और टेक्निकल। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुछ इस तरह की चीज़ें देखने मिली है। पहला कि यूथ में डिसइल्यूजनमेंट देखने मिलेगा, डिजिटल इनइक्वालिटी देखने मिली, इंटर स्टेट रिलेशन में भी कमी देखने मिली, डेब्ट क्राइसिस सामने आया और लोगों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी देखने मिला। आगे जानते हैं इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट के बारे में। तो इलेक्शंस की एक्सपेंडिचर लिमिट्स को एक्सटेंड कर दिया गया है। लोकसभा में अब खर्चे छोटे राज्यों में 70 लाख रुपए तक और बड़े राज्य में 95 लाख रुपए तक हो सकते हैं। और विधानसभा के चुनाव में छोटे राज्यों में 20 से 28 लाख रुपए और बड़े राज्यों में 28 से 40 लाख रुपए तक का खर्च किया जा सकता है। इलेक्शन का एक्सपेंडिचर सेक्शन 77 ऑफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के माध्यम से डिसाइड किया जाता है।
इलेक्शन होने के 30 दिन के बाद तक खर्चों का सारा विवरण कैंडिडेट्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना होता है। अगला आर्टिकल है माया सिविलाइजेशन के बारे में। देखिए 2012 में ये बहुत न्यूज़ में था क्योंकि 21 दिसंबर 2012 तक ही माया कैलेंडर बनाया गया था। लोग कह रहे थे कि ये धरती का अंत है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए अब ये माया सिविलाइजेशन इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इस सिविलाइजेशन के अंत को बताया गया है। देखिए माया सभ्यता युक्तन पेनिनसुला नॉर्थ अमेरिका की सभ्यता है जो 600 से 800 एडी के मध्य फल फूल रही थी, लेकिन फिर 800 से 950 एडी के बाद इसमें डिक्लाइन देखा गया कंटिन्यू। और हाल ही की रिसर्च कहती है कि इस समय जो लोग खेती करते थे वे फसलें सूखा पड़ने पर कभी उग ही नहीं सकती, इसलिए हो सकता है कि इस सभ्यता का डिक्लाइन सूखे के कारण हुआ हो। माया सिविलाइजेशन इन कारणों से फेमस थी क्योंकि इनके पास लोगोसिलेबिक स्क्रिप्ट थे, इनका एक स्पेशल आर्ट, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, कैलेंडर और एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम था। आगे है मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। ये सिरौरा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में केवीआईसी के अध्यक्ष विनय सक्सेना ने लॉन्च किया। इस वैन में 8 घंटे में 300 किलोग्राम हनी को प्रोसेस किया जा सकता है। आगे है एशियन वाटर बर्ड सेंसस। ये सेंसस कंडक्ट कराता है वेटलैंड इंटरनेशनल। 1987 से कंडक्ट हो रहा है ये। इंडिया में से वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कंडक्ट कराता है। इसमें बताया जाता है कि वेटलैंड्स में कितनी स्पीसीज मौजूद हैं, कितनी स्पीसीज माइग्रेट होकर यहाँ आ रही हैं। आगे बताइए 2 वर्सेस 2 एग्री मार्केट एक्सेस क्या है। ये इंडिया तथा यूएसए के मध्य संपन्न हुआ है। 2 वर्सेस 2 एग्री मार्केट एक्सेस के अंतर्गत ये खासकर फ्रूट्स के लिए होता है, जिसमें इंडिया के 2 फ्रूट मैंगो तथा पोमेग्रेनेट और यूएसए के 2 फ्रूट चेरीज तथा अल्फा अल्फा रे। तो इन दोनों कंट्रीज के 2-2 फ्रूट्स को एक दूसरे के मार्केट में एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। आगे है संविधान का आर्टिकल 348। इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश लैंग्वेज के यूज पर बात की जाती है। आगे बताइए सी ड्रैगन एक्सरसाइज के बारे में। इसे यूएसए कंडक्ट कराता है। ये एनुअल एक्सरसाइज है जिसमें यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और साउथ कोरिया भाग लेते हैं। ये मल्टीलैटरल एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज है। आगे जानते हैं सीएसटीओ के बारे में, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी नाटो की तरह ही 1992 में बना इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, लेकिन नाटो की तरह ये हमेशा युद्ध में नहीं आता। सीएसटीओ को तास्कन पैक्ट के द्वारा बनाया गया था। इसमें 6 मेंबर कंट्रीज हैं। ये सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, द रशियन फेडरेशन, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। ये इन देशों में पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर करने का काम करता है। हेडक्वार्टर मॉस्को रसिया में है। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि कजाकिस्तान में जो इनस्टेबिलिटी हुई थी उसके लिए सीएसटीओ ने सैन्य कार्रवाई करके वहाँ शांति स्थापित की, लेकिन हमेशा ही ये शांति ऐसे स्थापित नहीं करता क्योंकि अर्मेनिया का नोकार्नो कारबाख वाला रीजन का जो मामला था उसमें सीएसटीओ ने कोई कदम नहीं उठाए क्योंकि अर्मेनिया से ज़्यादा इनके हित संबंधित नहीं थे, इसलिए ये नाटो से बहुत अलग है। आगे जानते हैं नीट NEAT 3.0 के बारे में। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से, जिसमें ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन तथा इंडिया की एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज दोनों ही मिलकर एजुकेशन सेक्टर के टेक्नोलॉजीज पर काम करती हैं। इसमें आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पर भी काम किया जाता है। अब नीट और AICTE दोनों ने मिलकर टेक्निकल बुक्स को रीजनल लैंग्वेज में भी प्रिस्क्राइब किया है। आगे बात करते हैं शेड्यूल्ड बैंक के बारे में। तो एयरटेल बैंक ऑफ इंडिया को RBI एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 के अंतर्गत रजिस्टर किया गया है। अब यह एक शेड्यूल्ड बैंक है, मतलब इसे अब RBI से लोन मिल सकेगा। एक तरह का ये पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक क्या होते हैं? ये बैंक से रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं, जैसे ATM देना, जमा पूंजी एकत्रित करना, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करना, डेबिट कार्ड देना आदि। हाँ, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड देना और लोन देने, ये 2 काम नहीं कर सकते। आगे आता है IC15 क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स। ये इंडेक्स क्रिप्टो वायर के द्वारा लॉन्च किया जाता है।
इसमें 15 क्रिप्टो करेंसी को रैंक किया जाता है ताकि जो भी क्रिप्टो पर इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर हैं उनकी हेल्प हो सके कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी ज़्यादा रिलायबल है। आगे है IHU वेरिएंट ऑफ कोविड-19, ये फ्रांस में डिटेक्ट किया गया। आगे बताइए ओमिश्योर क्या है। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट को डिटेक्ट करने के लिए एक किट है ओमिश्योर। इसे हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अप्रूव कर दिया है। ओमिश्योर को डेवलप किया है टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स ने। आगे बात करते हैं बायो एनर्जी क्रॉप्स के बारे में। ये ऐसी क्रॉप्स या फसल होती हैं जिससे बायोफ्यूल जनरेट किया जा सकता है। तो हाल ही की रिसर्च में पता चला है कि यदि ट्रेडिशनल क्रॉप्स के साथ इन बायो एनर्जी क्रॉप्स को लगाया जाता है तो वह उस एरिया में कूल एनवायरनमेंट बनाता है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हुए ठंडक रखता है। ये उस पूरे एरिया में 0.08 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर को रिड्यूस करने में सक्षम है। अब ये जो बायो एनर्जी क्रॉप है ये पूरे फार्मिंग एरिया का 3.8% के आसपास कवर करता है। आगे आता है ऑफलाइन स्मॉल वैल्यू ई पेमेंट। ये बिना इंटरनेट या मोबाइल सिग्नल्स के पेमेंट्स को बढ़ावा देने की बात की जा रही है इसमें, मतलब पेपरलेस पेमेंट, जो कि डेबिट कार्ड्स या फिर ई वॉलेट्स के माध्यम से हो सकेगा। इसमें लिमिट्स को याद रखिएगा कि एक बार में 200 रुपये की पेमेंट्स की जा सकती है और अधिकतम एक दिन में 2000 रुपये तक की ही पेमेंट्स एक्सेप्ट की जा सकती है। इसमें 200 से 2000 रुपये की लिमिट है इसमें। आगे जानते हैं कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इनॉग्रेट किया गया। यहाँ पर स्टूडेंट्स को स्पेस साइंस, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आदि पर ट्रेनिंग दी जाएगी। आगे बताइए गिट हब क्या होता है। तो ये साइबर टेक्नोलॉजी का नॉलेज रखने वाले एक्सपर्ट का एक ग्रुप है। विभिन्न इनोवेशन, विचार आदि को ये सारे ग्रुप आपस में मिलकर शेयर करते हैं और उनमें एक दूसरे को फीडबैक देते हैं। आगे है पढ़े भारत कैंपेन। ये 100 डेज का कैंपेन है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चला रहा है। इसके तहत बच्चों में रीडिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें 1 एक्टिविटी पर वीक पर ग्रुप के नाम से एक्टिविटी कराई जाती है। आगे जानते हैं रानी वेलु नाचिया के बारे में। ये शिवगंगा एस्टेट की रानी थी। हुआ क्या था कि 1773 में शिवगंगा एस्टेट के राजा और ब्रिटिशर्स के मध्य बैटल हुआ जिसमें शिवगंगा के राजा मारे गए। तो उनकी ही रानी थी रानी वेलु नाचिया। ये आगे हैदर अली के संरक्षण में जाती हैं और उनके अंडर में ही आर्मी तैयार करती हैं और हैदर अली के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स को हराती भी हैं। अब वेस्टर्न घाट में 2 नई स्पीसीज मिली हैं। पहली है फिम्ब्री स्टाइलिस सुनेली और दूसरी है नियोनोटिस प्रभुई। आगे बताइए कि इंडियन कोस्ट गार्ड के नए चीफ कौन बने हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी 1978 में ICG एक्ट 1978 के तहत। यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करता है और इसके नए चीफ बने हैं डायरेक्टर जनरल VS पठानिया। आगे जानते हैं एरिया के बारे में, जो है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021। ये रैंकिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निकालता है। ये 2 कैटेगरीज में इंस्टीट्यूशंस को रैंक करता है इनोवेशन के लिए। पहली कैटेगरी है टेक्निकल कैटेगरी, जिसमें पहला स्थान है IIT मद्रास का, दूसरा IIT बॉम्बे का और तीसरा है IIT दिल्ली का। इसके बाद दूसरी है नॉन टेक्निकल कैटेगरी। इसमें पहला स्थान है इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली का और दूसरा स्थान है IIM काजीकोड का। बात करते हैं साहित्य अकेडमी पुरस्कार के बारे में। 1954 से दिया जा रहा है यह पुरस्कार। 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। याद रखिएगा हमारे संविधान के अनुसूची 8 या शेड्यूल 8 के 22 लैंग्वेजेस के अलावा इसमें इंग्लिश और राजस्थानी लैंग्वेज भी इंक्लूड की जाती हैं साहित्य अकेडमी पुरस्कार के लिए। ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाता है जो साहित्य के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन करते हैं। आगे जानते हैं इंडियन पेंगोलिन के बारे में। ये एक इंसेक्टिवोर है जो चींटियों को खाता है और नॉक्टर्नल है, मतलब रात्रि में भ्रमण करता है। ये उड़ीसा के नंदनकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्पॉट किया गया है और इंडिया की पड़ोसी कंट्री जैसे नेपाल, बांग्लादेश आदि में भी पाया जाता है। IUCN की एंडेंजर्ड लिस्ट में है इंडियन पेंगोलिन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 2 में है। अब भारत में ही इंडियन पेंगोलिन के साथ साथ चाइनीज पेंगोलिन भी पाया जाता है, लेकिन चाइनीज पेंगोलिन IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में है। याद रखिएगा दोनों अलग अलग हैं।
आगे बात करें जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के बारे में, तो इसके लिए एक ड्राफ्ट रूल तैयार किया गया जिसमें कहा गया कि जीएम फूड के प्रोडक्शन के लिए अप्रूवल चाहिए होगा और ऐसे फूड जिनका कंजम्पशन बच्चे करते हैं उनमें जीएम फूड का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, इनका लेबोरेटरीज के लिए यूज़ किया जा सकेगा। अब इसे अप्रूवल पहले एक कमेटी के द्वारा दिया जाता था, लेकिन हाल ही में FSSAI फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूवल दिया जाता है जीएम फूड को। बात करें FSSAI की, यह एक सांविधिक निकाय है जिसे FSSAI एक्ट 2006 के माध्यम से बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत, जो पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करती है। आगे बात करते हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में 500 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को 500 किलोमीटर तक के लिए लॉन्च करने के लिए यह व्हीकल काम में लाया जाएगा। इसे डेवलप कर रहा है NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। आगे है FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976। ये एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। FCRA के द्वारा विदेशों से प्राप्त होने वाले फाइनेंशियल एड्स को रेगुलेट किया जाता है, खासकर NGOs को मिलने वाले फाइनेंशियल एड, ताकि उनका दुरुपयोग ना हो सके। इसके लिए जितने भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो FCRA रजिस्ट्रेशन कराते हैं और यह रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैलिड होता है। 2010 और 2020 में इस FCRA अधिनियम में संशोधन भी किया गया था। आगे जानते हैं पश्चिम लहर एक्सरसाइज के बारे में। ये ट्राई सर्विस जॉइंट एक्सरसाइज है। इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों मिलकर भाग लेते हैं। इस वर्ष कोस्ट गार्ड ने भी इसमें भाग लिया था। आगे जानते हैं स्पॉट बिल्ड पेलिकन के बारे में। ये पक्षी इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि नेमेटोड इन्फेस्टेशन के कारण टेलीनीलापुरम बर्ड एरिया आंध्र प्रदेश में मार्स मोर्टेलिटी या मृत्यु देखने मिली है। इनमें स्पॉट बिल्ड पेलिकन जो है वो IUCN की नियर थ्रेटन्ड लिस्ट में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 4 में उपस्थित है। आगे बात करते हैं ब्रिज मैनाइट के बारे में। हमारी पृथ्वी के अंदर कोर तथा मेंटल के मध्य में उपस्थित यह एक मिनरल है। तो इस मिनरल के बारे में स्टडी करते समय साइंटिस्ट को पता चला है कि अर्थ का जो कोर है वह हमने जितना अनुमान किए थे उससे ज़्यादा तेजी से ठंडा हो रहा है। आगे आता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा रिलीज किया जाता है। ये 0 से 100 पॉइंट्स पर कंट्रीज को रैंक करता है। 0 मतलब हाई करप्टेड कंट्री और 100 पॉइंट्स मतलब क्लीन कंट्रीज। तो 88 पॉइंट्स के स्कोर के साथ पहले स्थान पर 3 कंट्रीज हैं, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। और इंडिया की रैंक है यहाँ पर 85वीं, 85th। इंडिया का स्कोर है 40। 2020 में इंडिया की रैंक 86 थी, मतलब एक रैंक का सुधार आया है इंडिया में। आगे बात करते हैं स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज के बारे में। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का चैलेंज है। ये चैलेंज ऐसे स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करता है जो सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कार्य करते हैं और उनमें इनोवेशन करते हैं। ये उनके इनोवेशन में सहयोग करता है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ DPIIT और एजेंसी फ्रांसिस डेवलपमेंट, इन तीनों का कोलैबोरेशन है इनमें, मतलब फ्रांस भी इसमें है और अमेज़न भी इसमें इंक्लूड होता है। आगे बात करते हैं कोयला दर्पण पोर्टल के बारे में। ये पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लाया है, जिसमें कोल फील्ड की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा और इंडिकेटर्स के माध्यम से कोल फील्ड्स को रैंक किया जाएगा। ये इंडिकेटर्स हैं कोल एंड लिग्नाइट प्रोडक्शन, कोल एंड लिग्नाइट ऑफ टेक सप्लाई, एक्सप्लोरेशन डेटा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, स्टेटस ऑफ कोल स्टॉक्स ऑन थर्मल पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एलोकेशन ऑफ ब्लॉक्स, मॉनिटरिंग ऑफ मेजर कोल माइंस तथा कोल प्राइस। आगे जानते हैं RADPFI गाइडलाइन के बारे में, रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की गाइडलाइन है जो गाँव में ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने, उनके संसाधनों के इफेक्टिव इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए लाई गई हैं। इसके तहत जैसे अर्बन प्लानिंग स्कीम बनाई गई थी वैसे ही विलेज प्लान स्कीम बनाई जाएगी और इसमें डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, भूमि के सही यूज़ आदि पर गाइडलाइन बनाई जाएंगी। अब 15वें सेंट्रल फाइनेंशियल कमीशन को स्टेट फाइनेंशियल कमीशन से लिंक किया जाएगा। आगे गाँव में भी ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट एज रूरबन क्लस्टर आदि काम किए जाएंगे और साथ ही स्वामित्व योजना के तहत लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन भी किया जाएगा।
आगे बात करते हैं विकास रॉकेट इंजन के बारे में। इसे इसरो ने डेवलप किया है। विकास वर्ड विक्रम अंबालाल साराभाई के नाम से रखा गया। ये गगनयान मिशन में यूज किया जाने वाला रॉकेट इंजन है। ये लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड इंजन है जिसमें अनसिमेट्रिकल डाइमेथाइल हाइड्रोजन का यूज होगा और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड को ऑक्सीडाइजर के रूप में यूज किया जाएगा। आगे बात करते हैं जस्टिस क्लॉक के बारे में। ये गुजरात हाईकोर्ट का इनिशिएटिव है जिसमें गुजरात हाईकोर्ट के प्रीमाइसेस में 7 से 10 फीट ऊंचा एलईडी डिस्प्ले लगाया जाएगा जिसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी कि यहाँ पर कितने केस दर्ज हैं, कितनों पर मुकदमे चल रहे हैं, कितनों के केसेस रिजॉल्व कर दिए गए हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक के सामने ओपन की जाएगी। आगे जानते हैं इरेडा के बारे में। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो इरेडा में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 1500 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूज की है। 1987 में मिनी रत्न कंपनी का स्टेटस मिला था इरेडा को। ये रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने वाले सेक्टर्स के लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में काम करता है। आगे बात करते हैं मिस केरला के बारे में। ये फिश या मछली की एक स्पीसीज है जिसे IUCN की एंडेंजर्ड लिस्ट में लिस्ट किया गया है और 2021 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन करके शेड्यूल 1 में रखा गया है। आगे जानते हैं सारथी ऐप के बारे में। ये सेबी का ऐप है। सारथी ऐप के माध्यम से इन्वेस्टर्स को अवेयर किया जाएगा विभिन्न स्टॉक्स के उतार चढ़ाव के बारे में। सेबी के बारे में बात करें तो ये एक सांविधिक निकाय है जिसे सेबी एक्ट 1992 में सांविधिक दर्जा दिया गया था। इसका कार्य इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है तथा सिक्योरिटी मार्केट को प्रोटेक्ट और रेगुलेट करना है। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और अन्य फुल टाइम तथा पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं। आगे है बायोडाइवर्सिटी बाय 2030 रिपोर्ट। इसे जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ये सिटीज़ को एनवायरमेंटल फ्रेंडली रूप में डेवलपमेंट पर सपोर्ट करती है। सिटीज़ के बारे में ये रिपोर्ट कहती है कि सिटीज़ 80% कॉन्ट्रीब्यूशन करती हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, लेकिन 3/4 ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन भी इन्हीं सिटीज से होता है और हमारे प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचाकर ये पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में 44% का कंट्रीब्यूशन रखते हैं। आगे है चिंतमणि पद्य नाटकम। इस नाटक को आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने बैन किया है। ये नाटक 100 साल पहले कल्लाकागुरी नारायण राव द्वारा फाउंड किया गया था जिसमें देवदासी प्रथा के प्रति अवेयरनेस फैलाई जाती थी, लेकिन समय के साथ यह नाटक वल्गर होता चला गया, इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे बैन कर दिया है। आगे बात करते हैं इंडिया डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। ये ग्रीन फ्यूल को लेकर पार्टनरशिप है जिसमें हाइड्रोजन का निर्माण किया जाएगा। इंडिया और डेनमार्क यहाँ मिलकर ग्रीन एनर्जी के डेवलपमेंट के साथ साथ अर्बन डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वाटर आदि पर काम करेंगे। आगे I4F क्या है? ये इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड है। इसमें 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर इंडिया और इजराइल काम करेंगे। पहला सेंट्रली मॉनिटर्ड IoT नैनो सेंसर्स, दूसरा नो मोर मॉस मतलब मॉस्किटो कंट्रोल के लिए बायोलॉजिकल सॉल्यूशन ढूंढेंगे और IoT एनेबल्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर भी काम करेंगे। तो यही था I4F। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। ये थे जनवरी माह के करंट अफेयर्स। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे और न्यू बजट के बारे में। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।